हेलो स्टूडेंट, मैं ध्रुवराज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राज फाउंडेशन पर स्वागत करता हूं। कल आपने लेक्चर 1 में देखा, हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी भौतिक राशियों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और उसके आगे का जो टॉपिक है उसका नाम है गति, जिसको इंग्लिश में मोशन कहते हैं। गति टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको 2-3 चीज़ें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, जिनका ज्ञान अगर आपको होता है तो गति को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे सुबह सुबह जब हम अपनी दिनचर्या स्टार्ट करते हैं या हम जिस परिवेश में रह रहे होते हैं तो वहाँ पे आपने आसपास की चीज़ों को देखा होगा। कुछ चीज़ें जो होती हैं एक ही जगह पर स्थिर होती हैं। जो वस्तुएं अपनी स्थिति को लगातार नहीं बदल पाती हैं या एक ही जगह पर स्थिर रहती हैं, उनको हम विराम अवस्था में कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन, ठीक है। और जो वस्तुएं या जो चीज़ें अपनी अवस्था को समय के साथ साथ लगातार बदल रही होती हैं, उनको हम बोलते हैं गति की अवस्था में। गति की अवस्था को बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा विराम अवस्था के बारे में, जिसकी परिभाषा आप ज़रा गौर से सुनिए। यदि कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति को लगातार नहीं बदल पाती है या ऐसे कहें हम एक ही जगह पर स्थिर रहती है, तो उस वस्तु को हम विराम अवस्था में कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप चाहें तो जैसे पेड़ हैं जो अपनी स्थिति को कभी नहीं बदल पाते हैं, जैसे मकान हैं आदि। ऐसे आपके आसपास हज़ारों एग्जाम्पल होंगे जो विराम की अवस्था में होंगे। अब बात आती है गति की अवस्था की। यदि कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ, समय यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, विदाउट समय के आप गति का वर्णन नहीं कर पाएंगे। तो जब कोई वस्तु समय के साथ किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति को लगातार बदल रही होती है तो उस वस्तु को हम गति की अवस्था में कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा जैसे उड़ता हुआ वायुयान, जैसे भागता हुआ लड़का, जैसे चलती हुई रेलगाड़ी। यहाँ एक कॉमन एरर है, यानी कि सामान्यतः जो बच्चे गलती करते हैं एग्जाम्पल लिखने में, गति की अवस्था अगर उन्होंने देखी तो वो डायरेक्टली रेलगाड़ी लिख देते हैं या डायरेक्टली कार लिख देते हैं या डायरेक्टली लड़का लिख देते हैं। तो आप ज़रा समझ लीजिए, रेलगाड़ी जो है अगर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है तो उसको आप गति की अवस्था में नहीं कहेंगे। उस टाइम पे रेलगाड़ी विराम की अवस्था में कहलाएगी। कार जो है अगर पार्किंग पे खड़ी हुई है तब भी वो विराम अवस्था में कहलाएगी। लेकिन अगर कार के आगे हमने इस तरीके से लिख दिया चलती हुई कार, तब आप इसको कह सकते हैं कि चलती हुई कार जो है ना वो किसकी अवस्था में है, गति की अवस्था में है, ठीक है। तो ये जो उड़ता हुआ, भागता हुआ, चलती हुई, ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, यहाँ पर गति को प्रदर्शित कर रहे हैं। विराम अवस्था और गतिमान अवस्था को थोड़ा और अच्छे डिटेल में समझते हैं क्या होता है। यहाँ पे एक टॉपिक आया है निश्चित बिंदु के सापेक्ष। इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कोई भी ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है, जो चीज़ों को देख पा रहा है, उसको हो सकता है कभी कभी एक ही चीज़ विराम अवस्था में महसूस हो सकती है और उसी समय किसी दूसरे प्रेक्षक को या दूसरे ऑब्जर्वर को वही चीज़ या वही वस्तु गतिमान अवस्था में महसूस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे मुझे सिर्फ सापेक्ष को समझाना। ये सापेक्ष शब्द क्या है? जैसे अगर हम किसी बस में बैठे हुए हैं, सपोज दैट, या रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं, तो बस में बैठे हैं आप और आपके साथ ही कोई सह यात्री है
दोनों अगर आपको देखें तो आपको ये लगेगा कि जो मेरे साथ का सहयात्री है वो कौन सी अवस्था में बैठा हुआ है, विराम अवस्था में, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर कोई बस के बाहर खड़ा व्यक्ति देख पा रहा हो तो वो आपको कहेगा, आपको या आपकी पूरी बस को, कि आप कौन सी अवस्था में हैं, गतिमान अवस्था में है, ठीक है। लेकिन बस के अंदर जो भी व्यक्ति बैठे हैं उनको सड़क पे खड़ा हुआ व्यक्ति पीछे की ओर गतिमान होता हुआ दिखाई देगा। व्यक्ति के साथ साथ जो पेड़ खड़े हुए हैं उसके अगल बगल से, वो भी उसको पीछे की ओर गति करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि ऐसा तो नहीं होता है ना। उस समय पे व्यक्ति और पेड़ अपनी विराम अवस्था में होते हैं, लेकिन सापेक्षिकता के कारण उन बस में बैठे यात्रियों को भी जो व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है और जो पेड़ लगे हुए हैं वो पीछे की ओर गतिमान दिखाई देते हैं। तो हो सकता है एक ही समय पे किसी भी व्यक्ति को कोई वस्तु विराम अवस्था में दिखाई देती हो सकता है उसी समय पे किसी दूसरे व्यक्ति को वही वस्तु गतिमान अवस्था में भी दिखाई दे सकती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सापेक्ष रिलेटिविटी ऑफ मोशन। अब विराम अवस्था और गतिमान अवस्था को मुझे लगता है सारे बच्चे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आगे के टॉपिक पे आते हैं। विराम अवस्था को तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। गतिमान अवस्था के लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है और वहाँ पे बताना है आपको गति का वर्णन, एक्सप्लेनेशन ऑफ मोशन। एक्सप्लेनेशन ऑफ मोशन में बताना चाहूँगा आपको। यहाँ एक शब्द आया सापेक्ष, गति के लिए इसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक रहेगा। मैं आपको बताऊं, किसी वस्तु की गति का अध्ययन करने के लिए या गति का वर्णन करने के लिए हमें उसकी सापेक्ष स्थिति का पता होना अत्यंत आवश्यक है। जब भी हम किसी वस्तु की गति का वर्णन कर रहे होंगे तो हमें उसकी स्थिति, पोजीशन, इसका ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। तो वस्तु की सापेक्ष गति को प्रदर्शित करने के लिए हमें निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। निर्देश तंत्र कह दो या आप इसको निर्देश बिंदु भी कह सकते हैं, ठीक है। तो निर्देश बिंदु, हाँ, मैं इस तरीके से आपको समझाना चाहूँगा। आपने दो मोस्टली अध्ययन किया होगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का। मैथ्स वाले बच्चे मुझे लग रहा है सभी जानते होंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये जो पॉइंट होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इंग्लिश में इसको ओरिजिन बोला जाता है। इसके जो निर्देशांक होते हैं 0,0 होते हैं, ठीक है, मैथ्स के लिए। लेकिन अपनी साइंस में क्या है, साइंस में हमें सापेक्ष बताना है तो किसी निश्चित बिंदु को मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 4 डायरेक्शन लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इस पॉइंट से हम किसी भी वस्तु की स्थिति का वर्णन कर सकते हैं। और इसके जो निर्देशांक होंगे वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 0,0 होंगे। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको मूल बिंदु कहेंगे, मैथ्स में भी इसको मूल बिंदु ही कहा जाता है। सपोज डेट, ये निर्देशन कैसे काम करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा, हमारा राज फाउंडेशन सिकोवाद रेलवे स्टेशन के पूर्व में 3 किलोमीटर दूर है। हमारा राज फाउंडेशन सिकोहाबाद रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर है। या आप कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, मेरा विद्यालय मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है, पूरब दिशा में भी, ठीक है। तो हमें अपने राज फाउंडेशन की स्थिति को दर्शाना है। तो दर्शाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, निर्देश तंत्र की या निर्देश बिंदु की। तो मैंने अपने राज फाउंडेशन की स्थिति को किसके सापेक्ष व्यक्त किया है, रेलवे स्टेशन की। तो मैं इस तरीके से लिखना चाहूँगा, ये जो है ना, ये पॉइंट किसको शो कराना होगा, रेलवे स्टेशन को। पूरब दिशा की बात हो रही है, कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर पे क्या है अपना राज फाउंडेशन में। सापेक्ष स्थिति को पढ़ने के बाद अब हम दूरी और विस्थापन का अध्ययन करेंगे। दूरी और विस्थापन का। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
दोनों की परिभाषा क्या होती है, या आप किस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पा रहे होंगे। मैंने दूरी को बताना है, पहले तो इस तरीके से बताऊंगा। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो रास्ते की जो लंबाई होती है उसको तय करके जाते हैं, उसी रास्ते की लंबाई को हम दूरी कह सकते हैं। लेकिन अगर इसको परिभाषा के रूप में अगर आपको किसी को बताना है तो आप किस तरीके से बता रहे होंगे, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को या पथ की कुल लंबाई को हम उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहेंगे। दूरी जो होती है वो एक अदिश राशि होती है, मात्रक इसका मीटर होता है, ठीक है, मात्रक इसका मीटर होता है। अब बात आती है विस्थापन की। विस्थापन को जरा गौर से समझेंगे क्या होता है। आपने देखा होगा कि कई रास्ते बहुत लंबे होते हैं और कई रास्ते बहुत छोटे होते हैं, यानी हमें एक जगह से दूसरे जगह तक जाना है तो उसके ज़रूरी नहीं है एक रास्ता हो, कई रास्ते होते हैं। तो जो रास्ता सबसे शॉर्टेस्ट हो, सीधी रेखा में हो, उसको हम विस्थापन के रूप में कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँगा, लेकिन अगर परिभाषा आपको सुनिए तो सुनिए। किसी वस्तु द्वारा तय की गई अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच का जो न्यूनतम अंतर होगा ना, उसको ही हम उस वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन के रूप में बता पा रहे होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए आप आ जाइए, मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ए, बी और सी। ज़रूरी नहीं है ऊपर हो, आप कहीं पे भी ले सकते हैं इसको। ए से बी तक जाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ रहा है, 4 किलोमीटर का रास्ता मैंने तय किया। बी से सी तक जाने में मुझे 3 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ा। तो अब मैं अगर किसी बच्चे को बताऊं कि मुझे ए से सी तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी, तो आप कह रहे होंगे तय की गई कुल दूरी कितनी है ए से सी। लेकिन ए से सी तक डायरेक्टली थोड़ी पहुंच गए होंगे, पहले कहाँ गए होंगे ए से बी तक। ए से बी तक जाने में कितना किलोमीटर है, 4, लेकिन वो हम थोड़ी देर में लिखेंगे। फिर बी से कहाँ गए होंगे, सी तक। तो ए बी प्लस बी सी यानी कितना, 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर यानी कि 7 किलोमीटर। आप कह सकते हैं ए से सी तक पहुंचने में मुझे कितना रास्ते की लंबाई तय करनी पड़ी, 7 किलोमीटर। लेकिन ये तो आपकी दूरी है, मुझे क्या बताना था यहाँ पे, विस्थापन। तो अब आप ये देखिए अंतिम स्थिति कहाँ है, सी पॉइंट पे, और प्रारंभिक स्थिति कहाँ है वस्तु की, ए पॉइंट पे। तो कोई ऐसे रास्ते का निर्माण करो जो सबसे छोटा हो और सीधी रेखा में हो। तो किसी बच्चे ने कहा कि सर ऐसे ले लीजिए आप, तो बच्चे को बताना पड़ेगा बेटा ये सीधा रास्ता नहीं है। किसी बच्चे ने कहा नहीं सर आप इस तरीके से ले लो, ये भी सीधा रास्ता नहीं है। तो किसी एक अच्छे बच्चे ने कहा सर आप इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, सीधी बिल्कुल, ठीक है। तो अब आप खुद देख पा रहे होंगे ए से सी तक जाने में या सी से ए तक की जो न्यूनतम दूरी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता, ये जो है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन वाला रास्ता, ये सबसे अच्छा है और सबसे कम दूरी का रास्ता है। तो इसी को ही हम क्या कह रहे होंगे, इस रास्ते का विस्थापन कह रहे होंगे। विस्थापन को किस तरीके से निकालना है इस सवाल में, वो भी जरा यहीं पे जस्ट देख लेंगे। तो ये जो एक पथ है ना, ये पथ एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है इस तरीके से। तो समकोण त्रिभुज में आपने मुझे लग रहा है 9th क्लास के बच्चों को भी अब मालूम होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, ये जो ए से सी है ना, ये समकोण त्रिभुज यानी 90 एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, कर्ण, पास वाली क्या होती है, आधार, और ये जो साइड वाली क्या होती है, ये होती है लंब। तो हमें अगर इसमें विस्थापन निकालना है तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, यानी ए सी का स्क्वायर डेट मीन्स कर्ण का वर्ग इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर डेट मीन्स ए बी कितना 4 का स्क्वायर, ये कितना 3 का स्क्वायर, इक्वल टू कितना चल रहा है ए सी का स्क्वायर। तो ए सी बराबर रोड के अंदर 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर कितना 9, डेट मीन्स अंडर रूट कितना 25, और अंडर रूट 25 का मान कितना होता है 5 किलोमीटर। तो आप कह सकते हैं ए से सी तक जाने में हमने कितना रास्ता तय किया, 5 किलोमीटर। तो दोनों ही स्थितियों में हमें कहाँ पहुँचना था, ए से सी तक। तो पहली स्थिति में दूरी वाली बात करें तो वहाँ पे दूरी कितनी थी, 7 किलोमीटर।
विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन कितना था मेरा 5 किलोमीटर। तो आप खुद ही समझदार हैं, 5 किलोमीटर 7 से कैसा होता है, छोटा होता है। तो मैंने अभी वही बात बताई थी, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। विस्थापन जो होता है वो सदिश होता है, यानी कि आप कह सकते हैं विस्थापन एक सदिश राशि होती है। विस्थापन होती तो दूरी ही है, लेकिन जो दूरी है ना एक्चुअल में वो अदिश है, विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है। यानी इसको आप स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, इसको आप वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। लेक्चर 1 में मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। और विस्थापन का जो मात्रक होता है वो भी क्या होता है बेटा, मीटर ही होता है, ठीक है। दूरी और विस्थापन को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, जब भी आप फर्स्ट ईयर के और भी अच्छे सारे टॉपिक्स कर पा रहे होंगे। जरूरी नहीं है आप ये सिंगल एग्जाम्पल लो, मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे 2-4 एग्जाम्पल और बताने की आपको आवश्यकता है। देखिए मेरे पास एक वृत्ताकार पथ है, या तो आप पूरा वृत्ताकार पथ ले लीजिए या अर्ध वृत्ताकार पथ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट, ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट बी है, ठीक है। मैं अगर आपसे ये कहता कि मुझे इस ए से बी तक जाना है, ठीक है, तब आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अगर मैं पूरा वृत्त बोलता तो इस तरीके से होता, ठीक है। पूरे वृत्त में मैंने पहला कोई पॉइंट ले लिया ए और आपका दूसरा कोई पॉइंट ले लिया बी, ठीक है, इस तरीके से। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये अर्धवृत्ताकार पथ है। अब मैं किसी बच्चे से कहूँ हाँ भाई आप ए से लेके बी तक पहुँचिए, तो फिर क्वेश्चन मेरा ये बनेगा कि ए से बी तक जाने में कुल दूरी कितनी है। तो आप कह रहे होंगे सर अगर मैं एक चक्कर पूरा लगा दूं तो मेरे द्वारा जो तय की गई दूरी कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। आर क्या है यहाँ पर, त्रिज्या है, ठीक है। आर क्या है यहाँ पर, त्रिज्या। तो मैं ये कहूँ कि हाँ भाई ए से बी तक जाने में कुल दूरी बताओ, तो पूरा अगर चक्कर लगा के आता है एक बच्चा तो उसके द्वारा तय की कुल दूरी कितनी थी, 2 पाई आर। लेकिन अभी वो कितना चक्कर लगा पा रहा है, आधा। तो कुल दूरी का वो कितना कर देगा, आधा। तो आधे को क्या बोलते हैं, 1/2। 2 से 2 खत्म कर देंगे तो तय की गई जो कुल दूरी है ना वो कितनी है इसकी, पाई आर। होता अगर क्वेश्चन में आर की वैल्यू दे देता, होता क्वेश्चन में आर की वैल्यू नहीं देता। तो जब आप आर की वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं तो आंसर कितना है, पाई आर। अब मैं आपसे ये बोलता हाँ भाई विस्थापन बताइए। ए से बी तक जाने में कुल दूरी कितनी है, पाई आर। अब इस वाले फिगर में ए से बी तक जाने में विस्थापन पूछ रहा होता आपसे, तो विस्थापन के लिए मैंने आपको बताया यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आर, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आर। तो ए से बी तक का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 2r। तो 2r यहाँ पे दूरी नहीं कहा जाएगा, 2r यहाँ पे क्या कहा जाएगा, विस्थापन कहा जाएगा, ठीक है। इस वाले ड्रॉ में आ जाइए तो तय की गई कुल दूरी जो आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ए से लेके दोबारा ए तक कितनी, 2 पाई आर। ए से बी तक जाने में जो दूरी होगी वो कितनी होगी, पाई आर। और अगर आपसे कोई पूछा भाई एक पूरा चक्कर करने में विस्थापन कितना होगा, तो आप कह रहे हैं सर कितना होगा, वो 0, क्योंकि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति भी ए है और अंतिम स्थिति भी ए है। इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तु अपनी स्थिति से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई है। जब बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, डेट मीन्स विस्थापन कितना हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं छोटा सा। ये एक आपका वर्गाकार मार्ग है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। एक भुजा इसकी ए मीटर है, तो वर्ग की ये विशेषता होती है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, ए मीटर, तो मुझे लग रहा है ये भी ए रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, ये भी यहाँ से यहाँ तक ए रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक भी ए रहा होगा, ठीक है। यानी चारों भुजाएं कितने मीटर की होंगी, ए मीटर की। अभी मैं ये कहता एक बच्चे से, हाँ भाई
ए से सी तक जाने में कितनी दूरी तय की आपने? तो आपका आंसर होता सर ए से सी तक पहुंचना है ना, तो सबसे पहले मुझे ए से बी तक जाना पड़ेगा, फिर बी से सी तक जाना पड़ेगा। तो ए बी बराबर कितना है? ए और बी सी बराबर बी कितना है? तो ए से सी तक पहुंचने में कुल दूरी कितनी हो गई? 2a। अभी मैं ये कहता हाँ भाई एक पूरा चक्कर लगा के आओ, आप इस वर्गाकार मार्ग का एक पूरा चक्कर लगा के आओ और ये बताओ कि कितनी दूरी आपने तय की। एक पूरा चक्कर तय करने में कितनी दूरी तय की आपने? तो आप कह रहे होंगे सर ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक गया, डी से ए तक आया। तो इसको इस तरीके से भी अगर आप लिखना चाहें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इन सभी की डिस्टेंस निकाल लीजिए। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, डेट मीन्स कितना? 4a। तो आप बड़े आसानी से कह सकते हैं, अगर आपको a का मान भी मालूम होता क्वेश्चन में, सपोज डेट अगर a का मान यहाँ पे 5 किलोमीटर दिया होता तो तय की गई दूरी कितनी हो जाती है आपकी? 20 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे a का मान तो नहीं दिया है, तो हमें जो आंसर लाना है ना अपना, वो a के टर्म्स में ही छोड़ देना है। तो एक पूरा चक्कर तय करने में कुल दूरी कितनी है आपकी? 4a। अगर यहीं पे कह दूँ एक पूरा चक्कर तय करने में विस्थापन, तो बेटा विस्थापन आप खुद समझदार हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, ए से चलना स्टार्ट किया था, पूरा चक्कर लगा के फिर मैं ए पर वापस आ गया, तो मेरी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति एक ही है। इसका अर्थ ये हुआ कि विस्थापन कितना हुआ? 0। बस दूरी और विस्थापन के एग्जाम्पल्स आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, मुझे लग रहा है इतने से काम चल जाएगा आपका। एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या क्या होते हैं, तो थोड़ा समझिए। मैं यहाँ टेबल नहीं बनवाऊंगा, मैं डायरेक्टली आपको बताना चाहूँगा, टाइम वेस्ट होगा आपका ज़्यादा। दूरी जो है एक अदिश राशि है और आपका विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी, ठीक है, हमेशा धनात्मक होगी, ठीक। नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे आप, विस्थापन जो है आपका 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक। नंबर 3, दूरी की परिभाषा आपको बता दी, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन की परिभाषा भी मैंने आपको बता दी, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहेंगे।